बार देख लीजिए मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। तो कल आपने सबसे पहले देखा था संख्या की परिभाषा, तो याद होगी आप सभी को संख्या की परिभाषा। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में करते हैं। एकदम आसान सी परिभाषा संख्या की। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं, इत्यादि चीजों में करते हैं। सिंपल सी संख्या की परिभाषा थी ये। इसके बाद आपने देखा संख्या का प्रकार। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की थी, एक थी वास्तविक और एक थी काल्पनिक। इन दोनों के अलावा संख्या का कोई और प्रकार नहीं होगा। अगर मैं संख्या को बोलूंगा तो आप बोलेंगे या तो संख्या होगी वास्तविक या तो होगी काल्पनिक। इसके अलावा संख्या का कोई और प्रकार नहीं होता है। अब काल्पनिक संख्या मैंने आपको समझाया था, आपके सिलेबस में नहीं है, काल्पनिक संख्या मिलेगा ही नहीं आपको। फिर भी काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो, जो केवल कल्पना में हो, इमेजिनेशन में हो। कैसे पहचानेंगे? तो आप पहचानेंगे कैसे? वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में संख्याएं होंगी या फिर आई के रूप में संख्याएं होंगी, इसको बोलेंगे आप काल्पनिक संख्या। सब पढ़ा चुका हूं कल, केवल याद हो जाए इसीलिए रिवीजन करा रहा हूं। काल्पनिक को छोड़कर जो भी संख्याएं बचेंगी वो सारी क्या होंगी? वास्तविक। काल्पनिक को छोड़कर जो भी संख्याएं बचेंगी वो सारी संख्याएं होंगी वास्तविक। इसके बाद आपने समझा कि वास्तविक संख्या जो है ये दो प्रकार की होगी, परिमेय और अपरिमेय। इसके बाद परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। दो संख्याएं और हैं, भाज्य और अभाज्य। ये भी वास्तविक संख्या में ही शामिल होती हैं। तो ये संख्या का वर्गीकरण था। संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। दो संख्याएं हैं अलग से, भाज्य और अभाज्य। इसके बाद आपने समझा था, सबसे पहले आपने समझा प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो आपने समझा वे संख्याएं जो काउंटिंग के काम में आती हैं, गिनने के काम में आती हैं, उनको बोलेंगे आप प्राकृत संख्या। आरंभ कहां से होंगी? ये एक से होंगी। दशमलव वाली संख्याएं इसमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि आप काउंटिंग के काम में जो आती हैं उनको बोल रहे हैं प्राकृत संख्या। किसी भी वस्तु को आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो एक से करेंगे, और दशमलव में आप जनरली प्राकृत संख्याओं को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप 2.4 चेयर्स नहीं बोलेंगे, 2.4 अभ्यर्थी नहीं बोलेंगे, 2.4 एप्पल्स नहीं बोलेंगे। कोई भी वस्तु को अगर आप काउंट करेंगे, सजीव हो या निर्जीव हो, तो दशमलव में संख्याएं आती ही नहीं है। पूर्ण संख्याएं कहां से आरंभ होंगी? जीरो से। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करेंगे। तो कुछ बातें मैंने आपको समझाई थी कि कहां पे गलतियां होती हैं। तो पहली प्राकृत संख्या एक, तो पांचवी प्राकृत संख्या 5। पहली पूर्ण संख्या 0, पांचवी पूर्ण संख्या 4। ठीक। इसके बाद आपने समझा था पूर्णांक संख्या को। तो पूर्णांक संख्या क्या थी? पूर्णांक संख्या में नेगेटिव संख्याएं भी आएंगी, जीरो भी आएगा, और पॉजिटिव संख्याएं भी आएंगी। नेगेटिव भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव भी है। इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ये शून्य पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक। स्केल जो आप पढ़ते हैं ये देखा जाए तो पूर्णांक ही है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्राकृत संख्या को दो पार्ट में तोड़े थे, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। जो प्राकृत संख्या 2 से डिवाइड होगी वो सम, जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। इसके बाद इंपॉर्टेंट था परिमेय संख्या। आपने परिमेय संख्या को समझा था, P बटा Q का रूप जो होगा उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन केवल P बटा Q का रूप नहीं, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में आपको पता है नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो P और Q यहां पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह भी एक कंडीशन है। तो आपने देखा 2/3 क्या है? परिमेय। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है? पूर्णांक। 4/1 मतलब 4 क्या है? परिमेय, क्योंकि ये दोनों ही पूर्णांक हैं। 0/2 मतलब 0 भी क्या है? परिमेय। -3/5 -6/1, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है।
जितनी संख्याएं पढ़े हैं अभी तक वो सब क्या है? परिमेय। अपरिमेय को छोड़ दो, सारी संख्याएं जो अभी तक पढ़े हैं आप, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब क्या है? परिमेय है। तो ये परिमेय संख्या आपने समझी है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये परिभाषित नहीं होता है। इसके बाद आपने देखा था क्या? अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या को आपने समझा था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो P/Q के रूप में नहीं होनी चाहिए, सामान्यतः वर्गमूल के रूप में जो होती है उसको क्या बोलते हैं आप? अपरिमेय संख्या। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 को अपरिमेय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान क्या होता है? 2। वर्गमूल 9 को अपरिमेय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्गमूल 9 का मान क्या होता है? 3। तो 2 को आप अपरिमेय नहीं बोलेंगे, 2 तो परिमेय है। वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय। ये भी लिखवाया था, ये देखिए, इसको भी आपने देखा था कहीं ना कहीं कि 2 जो है वो परिमेय, वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय, और वर्गमूल -2 क्या है? काल्पनिक। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या मतलब काल्पनिक, वो अलग हो गया बिल्कुल। तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। मैंने बताया था वर्गमूल 4 को अपरिमेय मत बोलना, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, वर्गमूल 16 का मान 4 होता है, तो ये सब क्या है? परिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। नोट करके लिखवाया था, पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक बन जाएगा? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ याद है ना ये? इसके बाद मैंने गुणनखंड के बारे में कुछ बातें बताई थी जो अभी परिभाषा में काम आएगा। गुणनखंड, अगर मैं बोला 6 के सभी संभावित गुणनखंड लिखो, गुणनखंड का मतलब क्या होगा? अगर मैं 6 के गुणनखंड बोला, मतलब जिनसे जिनसे 6 भाग जाएगा वो सब 6 के क्या है? गुणनखंड है। तो 6 किनसे किनसे भाग जाता है? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। तो 6 के गुणनखंड में कौन कौन आएगा? 1, 2, 3 और 6। 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4। 2 का गुणनखंड 1 और 2। 6 का गुणनखंड बोलने का मतलब जिनसे जिनसे 6 भाग जाएगा वो सब 6 के गुणनखंड है। 4 का गुणनखंड बोलने का मतलब जिनसे जिनसे 4 भाग जाएगा वो सब 4 के गुणनखंड हैं। 2 का गुणनखंड बोलने का मतलब जिनसे जिनसे 2 भाग जाएगा वो सब 2 के गुणनखंड हैं। फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहां तक परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए। आपको बहुत बार समझा चुका, एक ही बात को बार बार बोल रहा हूं जिससे चीजें आपको याद भी हो जाए। चलिए, अब एक साइड लिखिए अभाज्य संख्या और एक साइड लिखिए भाज्य संख्या। ये बचा हुआ है। एक साइड लिखेंगे अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और एक साइड लिखेंगे भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। इसको देखेंगे पहले, इसके बाद दशमलव वाली संख्याओं को समझेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को भी समझेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या लिखेंगे, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, वह संख्या स्वयं होती है, जबकि दूसरा गुणनखंड 1 होता है, जबकि दूसरा गुणनखंड 1 होता है। ये इसकी परिभाषा जो जनरली आपको बुक में देखने को मिलेगी। और भी परिभाषाएं बनेंगी, मैं लिखवाऊंगा, लेकिन जनरली जो बुक में आपको देखने को मिलेगी वो परिभाषा क्या है? वे प्राकृत संख्याएं। पहली बात, प्राकृत संख्या बोला है मतलब दशमलव वाली संख्याएं तो आएंगी ही नहीं। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। कहां तक जाती है? अनंत तक। दशमलव वाली संख्याएं अभाज्य में शामिल नहीं होंगी, ये आप समझ चुके हैं।
वे प्राकृत संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड, केवल दो मतलब दो ही होने चाहिए, दो से कम भी नहीं होना चाहिए और दो से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो वे प्राकृत संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा गुणनखंड कौन? एक। समझते हैं इसको। इसके बाद एक और परिभाषा लिखवाऊंगा इसकी। देखिए, अगर मैं बात करूं प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या पहली क्या होती है? एक। इसका तो केवल एक ही गुणनखंड है ना, वो कौन है? एक। इसका तो एक ही गुणनखंड है, वो कौन है? एक। जबकि परिभाषा क्या बोला है? दो गुणनखंड होना चाहिए, मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है। यह कंफ्यूजन होता है कि एक को अभाज्य लेंगे कि नहीं लेंगे, तो एक को अभाज्य में शामिल नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक का केवल एक ही गुणनखंड है। जबकि परिभाषा बोला है वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो मतलब दो ही होने चाहिए, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक का गुणनखंड मतलब एक किससे डिवाइड होता है? केवल एक से। अगर बात करूं मैं दो की, तो दो का दो गुणनखंड है। कौन कौन है? दो है और कौन है? एक। तो बोला है दो गुणनखंड, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं हो और दूसरा गुणनखंड कौन हो? एक। इसका मतलब दो क्या है? अभाज्य संख्या। समझ आ रहा है? दो का गुणनखंड कितना होता है? दो ठो होता है। कौन कौन सा? दो और एक, मतलब वह संख्या स्वयं और एक। अगर मैं तीन की बात करूंगा तो तीन का गुणनखंड कै ठो होगा? दो ठो होगा। तीन होगा और एक होगा, मतलब वह संख्या स्वयं और एक, मतलब तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या है। चार की बात करूंगा तो चार का गुणनखंड देखो, चार होता है, एक होता है और दो भी होता है। इसके तो तीन ठो गुणनखंड हो गए, परिभाषा में सेट नहीं हो रहा है, तो चार अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। दो ही गुणनखंड होना चाहिए, एक तो वह संख्या स्वयं और दूसरा एक। इसके अलावा तीसरा गुणनखंड कोई होना ही नहीं चाहिए, उसी को आप बोलेंगे अभाज्य। तो दो अभाज्य संख्या, तीन अभाज्य संख्या, चार अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। पांच देखो, पांच का केवल दो ही गुणनखंड है। कौन कौन है? पांच है और एक है, मतलब वह संख्या स्वयं और कौन? एक। तो पांच क्या है? अभाज्य। पांच के बाद कौन आएगा? सात। सात के बाद 11। 9 नहीं होगा अभाज्य। 9 का गुणनखंड 9 है, एक है और साथ में तीन भी है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ये सब हो जाएगा अभाज्य। तो ये परिभाषा जो बुक में जनरली आपको देखने को मिलती है वो लिखवाया हूं पहले में। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा गुणनखंड एक। दो ही गुणनखंड होना चाहिए, इसके अलावा तीसरा गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए। तो तीसरा गुणनखंड मिला, इसका मतलब अभाज्य नहीं है वो। दो से अधिक गुणनखंड मिले मतलब अभाज्य नहीं होगा वो। सिंपल सी बात है। दो को सम अभाज्य भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल। दो को सम बोलेंगे और साथ में क्या बोलेंगे? अभाज्य। बिल्कुल बोल सकते हैं, बन जाएगा। तो ये परिभाषा आप बुक में देखेंगे। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड, एक वह स्वयं। वह स्वयं मतलब ये देखो, दो का गुणनखंड दो है और एक है, मतलब एक वह स्वयं है। तीन का गुणनखंड तीन है और एक है, एक वह स्वयं है और दूसरा कौन है? एक है। एक अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, वो एक है। चार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। 6 के दो से अधिक गुणनखंड, 8 के दो से अधिक गुणनखंड, 9 के दो से अधिक गुणनखंड, तो ये सब अभाज्य में शामिल नहीं होंगे। बन जाएगा। अब इसकी एक आसान परिभाषा में लिख रहा हूं, देखिए उसको समझेंगे, फिर कुछ नोट करेंगे पॉइंट्स। देखो इसकी आसान परिभाषा, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं से और एक से डिवाइड हो, जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसी परिभाषा को अलग प्रकार से लिखा हूं मैं। अगर केवल दो ही गुणनखंड है मतलब उन दोनों से ही डिवाइड होगा बस। जैसे दो का गुणनखंड कौन कौन है? दो है और एक है,
इसका मतलब 2 केवल 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 3 का गुणनखंड 3 है और 1 है, मतलब 3 केवल 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो यहीं से मैंने परिभाषा लिख दी कि 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। इसी परिभाषा को लिखने का तरीका अलग हो गया कि 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी मतलब 1 तो अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा, जो केवल स्वयं से और 1 से, इसके अलावा किसी और से होना ही नहीं चाहिए। तो 2 स्वयं से होता है और 1 से, इसके अलावा किसी और से नहीं होता है। 3 स्वयं से होता है और 1 से, इसके अलावा किसी और से नहीं होता है। 4 स्वयं से होता है 1 से, लेकिन 2 से भी होता है, इसीलिए अभाज्य नहीं है। केवल 2 गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ? केवल 2 गुणनखंड होने का मतलब इन दोनों से ही डिवाइड होगा बस, स्वयं से और 1 से, स्वयं से और 1 से, स्वयं से और 1 से। ये देखो, इसी परिभाषा को ऐसा लिख दिया हो मैं, बन जाएगा ये। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पहचान पाएंगे अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 21 नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है, 7 से भी होता है। 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41। देखो, किसी और से डिवाइड हुआ मतलब अभाज्य नहीं है वो। जैसे 32 2 से होता है ना डिवाइड, अभाज्य नहीं हो सकता। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? इसका एक गुणनखंड 2 भी आ जाएगा। 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, एक वह संख्या स्वयं और दूसरा 1। अच्छा, एक और आसान परिभाषा देखो, सबसे आसान, अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या? जो किसी से भाग न जाए। स्वयं से तो सब जाएंगे यार, स्वयं से तो सब जाएंगे, 2 स्वयं से जाएगा ही, 3 स्वयं से जाएगा ही, और 1 से भी सब जाते हैं। तो स्वयं से सब भाग जाते हैं और 1 से भी सब भाग जाता है। इन दोनों को छोड़ दो, स्वयं और 1 को छोड़ दो। जो किसी से भाग न जाए वो क्या है? अभाज्य। 2 किसी से भाग जाता है क्या? नहीं। स्वयं और 1 को छोड़ो, 2 किसी से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, अभाज्य। 3 किसी से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, अभाज्य। 4 2 से भाग जाता है, भाज्य। 5 किसी से भाग नहीं जाएगा। 6 2 से भाग जाता है, 3 से जाता है। किसी से भी भाग गया तो अभाज्य होगा ही नहीं वो। एकदम आसान सी परिभाषा, इन दोनों को छोड़ भी दोगे तो एकदम आसान परिभाषा, अभाज्य। हिंदी का शब्द है अभाज्य, जो किसी से भाग ना जाए। 32 अभाज्य होगा क्या? नहीं, 2 से जाता है, खत्म। 2 से जाता है, 4 से जाता है, 8 से जाता है, छोड़ो। 2 से गया ना, किसी से भी गया मतलब अभाज्य नहीं है वो। 33 अभाज्य होगा क्या? नहीं होगा, 3 से जाता है। 34 अभाज्य होगा क्या? नहीं होगा, 2 से जाता है। 35 5 से जाता है। 36 2 से जाता है। 37 अभाज्य हो जाएगा, किसी से नहीं जाता है, क्योंकि स्वयं और 1 से तो सब जाएंगे। तो स्वयं और 1 को छोड़ दो, जो किसी से भाग ना जाए वो क्या है? अभाज्य है। 3 परिभाषा, तीनों एक ही है। पहली परिभाषा मैंने जो बुक की है वो बताई कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा गुणनखंड 1। तो आप देख सकते हैं 1 अभाज्य में नहीं आएगा क्योंकि एक ही गुणनखंड है। 2 अभाज्य में आएगा, इसके 2 गुणनखंड, एक वह संख्या स्वयं और दूसरा 1। 3 अभाज्य में आएगा। 4 अभाज्य में नहीं आएगा क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 5 अभाज्य में आएगा। यहीं से आपने दूसरी परिभाषा निकाली कि 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। इसी परिभाषा को ऐसा लिख दिया। और आसान करना है तो अभाज्य मतलब जो किसी से भाग ना जाए, सिंपल सी बात। जो किसी से भाग ना जाए वो क्या है? अभाज्य है। स्वयं से और 1 से तो सब जाते हैं, जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य। ठीक, चलो इसमें नोट करके पहला पॉइंट लिखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पहला पॉइंट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ध्यान रखेंगे, 1 को अभाज्य संख्या नहीं लेंगे वरना गलत हो जाएगा। अगर मैं बोला प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो 2 3 5 7 11 का योग। अगर आप 1 को ले लोगे तो 1 2 3 5 7 का योग निकाल दोगे, गलत हो जाएगा फिर। तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे प्रश्न पूछेगा, देखना एसआई में, ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछेगा एसआई में, कंफर्म बता रहा हूं, क्योंकि व्यापम पहले ऐसे प्रश्न पूछता था
पीएससी पहले ऐसे प्रश्न पूछता था और एसआई में 100 प्रश्न पूछेगा आपसे, मैथ्स और रीजनिंग के मिला के 100 प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी है, देखना। तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। काउंट करने बैठेंगे तो एक आध छूट गया और बहुत समय लग जाएगा, और एक आध छूट भी गया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक कितनी होती है बताओ? 15। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बन जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, आगे जाके पढ़ाऊंगा। अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, बड़ी संख्याओं में दिक्कत होती है। जैसे मैं बोला 437 अभाज्य है या भाज्य है, पहचानो। अब दिक्कत होगा पहचानने में, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ये सीधे डिवाइड किससे होगा? 19 से। ये देखो 437 सीधे 19 से डिवाइड होगा। 19 दूनी 38, देख पा रहे हैं? 19 तिरिका 57। अब कैसे सोच पाएंगे आप खुद सोचो। 437 को आप 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से भी देंगे नहीं जाएगा। इसके आगे आप सोचेंगे ही नहीं, आप इसको क्या लगा देंगे? अभाज्य। लेकिन ये तो भाग जा रहा है किससे? 19 से। समझ आ रहा है? तो एक नियम बताऊंगा जो आपको बताएगा कि कहां तक भाग देके देखना है, क्योंकि सिंपल प्रश्न थोड़ी आएंगे। आपसे ये पूछेगा थोड़ी कि 31 अभाज्य है कि नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेगा ही नहीं। ऐसे प्रश्न पूछेगा 173, ये पूछा भी गया था फूड इंस्पेक्टर में। 173 एक अभाज्य संख्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ था। ऐसे प्रश्न पूछेगा 143, 156, ये तो खैर आसान है। 143, 173, 437, इस प्रकार के डेटा आपको दिए रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगा? कोई संख्या सीधे 19 से भाग जाएगी, कोई 17 से भाग जाएगी, कोई 23 से भाग जाएगी। तो एक नियम आपके पास होना चाहिए जो आपको बताएगा कहां तक भाग देके देखना है। तो पढ़ाऊंगा उसको। अभी केवल मैं अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको समझा रहा हूं। प्रश्न कैसे बनेंगे? तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन ऐसे रहेंगे, बड़ी संख्याएं दी रहेंगी। तो एक नियम बताऊंगा जो आपको सिखाएगा कहां तक भाग देके देखना है। आपने 437 में 2 से भाग दिया, 3 से दिया, 5 से दिया, 7 से दिया, 11 से दिया, आपको पता ही नहीं है कि कहां से भाग जाने वाला है। 19 से। आप 19 तक सोच ही नहीं पाएंगे खुद से। तो आप जनरली 2, 3, 5, 7 से भाग देते हैं। 2, 3, 5, 7 से भाग नहीं जा रहा है, आप इसको क्या टिक कर देंगे? अभाज्य। लेकिन है क्या ये? भाज्य, क्योंकि ये 19 से भाग जाएगा। तो सिखाऊंगा। अभी केवल ये समझो, जो किसी से भाग न जाए वो क्या है? अभाज्य। या जो केवल स्वयं से और 1 से जाए वो क्या है? अभाज्य। या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, एक वह संख्या स्वयं और दूसरा 1, वो क्या है? अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15। ठीक। इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2। सिंपल सी बात है। इकलौती सम संख्या पूरे नंबर सिस्टम में जो अभाज्य है वो कौन है? 2। 2 होगी ना। 2 के बाद कोई भी सम संख्या लिखोगे तो वो तो 2 से भाग जाएगी। सम संख्या की परिभाषा आपने क्या पढ़ी है? जो 2 से भाग जाती है। इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2 है। 2 के बाद कोई भी सम संख्या लिखोगे वो तो 2 से भाग जाएगी। और अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग ना जाए। तो इकलौती सम संख्या जो अभाज्य भी है वो कौन है? 2 है। बन जाएगा अभाज्य संख्या। चलो भाज्य में आ जाओ। अभाज्य को छोड़ोगे तो जो बचेगा वो क्या है? भाज्य। ऐसा भी सोच सकते हो, लिख लो। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। चलो आप लोग बताओ, सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी मिलेगी? भाज्य संख्या सबसे पहली कौन सी मिलेगी? 4 मिलेगी ना यार।
जिसके दो से अधिक गुणनखंड, तो एक का तो एक ही गुणनखंड, मतलब ये ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य। दो क्या है? अभाज्य। तीन क्या है? अभाज्य। पहली भाज्य संख्या क्या मिलेगी? 4। इसका गुणनखंड दो से अधिक है ना, ये देखो दो से अधिक गुणनखंड है इसका। 4 के बाद कौन मिलेगा? 6। इसका गुणनखंड देख सकते हैं, 4 ठो गुणनखंड है इसका। तो दो से अधिक गुणनखंड अगर हैं तो वो क्या है? भाज्य। तो 4, 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य को छोड़ दो तो बचेंगे क्या? भाज्य। तो जिसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या है? आपकी भाज्य। जिसके केवल दो होंगे वो क्या है? अभाज्य। यहीं से परिभाषा बना सकते हैं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या हो? विभाजित हो। जो केवल स्वयं से और एक से जाएगा वो अभाज्य, जो स्वयं और एक के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी जाएगा वो क्या है? भाज्य। समझ आ रहा है? जैसे 4 स्वयं और एक के साथ साथ 2 से भी जा रहा है, भाज्य हो गया। 6 स्वयं और एक के साथ साथ 2 और 3 से जा रहा है, क्या हो जाएगा? भाज्य। एकदम आसान है, केवल स्वयं से और एक से तो अभाज्य, स्वयं और एक के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी जाएगा तो भाज्य। और आसान करना है, जो किसी से भाग नहीं जाएगा वो अभाज्य, जो किसी से भी चला जाएगा वो क्या है? भाज्य। सबसे आसान परिभाषा, जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य। 2 किसी से भाग नहीं जाता, अभाज्य। 3 किसी से भाग नहीं जाता, अभाज्य। 4 2 से भाग जाता है, भाज्य। 5 किसी से भाग नहीं जाता, अभाज्य। 6 2 से जाता है, 3 से जाता है, भाज्य। किसी से भी गया तो भाज्य, किसी से भी नहीं गया तो अभाज्य। सिंपल सी परिभाषा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं आपको। एक और स्वयं को छोड़ो, क्योंकि स्वयं से और एक से तो सब जाते हैं। सबसे आसान जो कि नाम में ही लिखा हुआ है, अभाज्य और भाज्य। जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी चला जाए भाज्य। 32 2 से चला जाता है, भाज्य। किसी से भी भाग गया मतलब भाज्य। 99 3 से जाता है ना, भाज्य। किसी से भी भाग गया भाज्य, किसी से भी नहीं गया अभाज्य। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। पहला पॉइंट है ये, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। दूसरा पॉइंट लिखिए, 1 से 100 तक, चलो बताओ 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? 73, 74, 75। 25 तो क्या है? अभाज्य। तो बची कितनी? 75। लेकिन एक भी तो हटेगा, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, एक हट गया। और 25 संख्याएं क्या है? अभाज्य। तो बची कितनी? 74। लिख लीजिए 74। 1 से 100 तक 74 होंगी। ओम साहू और अनुराधा, ध्यान रखिए एक भी तो हटेगा ना। रेशमी आपका ठीक है 74। सागर ठीक है भाई, एक भी तो हटेगा। एक भाज्य में भी नहीं आता और अभाज्य में भी नहीं आता, एक हटेगा। साथ में 25 संख्याएं क्या हैं? अभाज्य, ये भी हटेंगी। तो बची कितनी? 74। 1 से 100 तक 74 गलतियां होती है यहां पे। अगला पॉइंट लिखिए, 1 से 50 तक, बताओ जल्दी से कितना? 34 होंगी। 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं? 34। कैसे 34? 15 तो अभाज्य हो गई और एक भी हटेगा, 16 हट गया, बचा कितना? 34। 1 से 50 तक 34, ये आपका हो गया अभाज्य और भाज्य संख्या। ठीक, बन जाएगा यहां तक। चलिए अब 1-2 प्रश्न पहले लिखेंगे, उसके बाद दशमलव वाली संख्याओं को समझाऊंगा मैं। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, अभी समझाऊंगा नियम अभाज्य संख्या का, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। चलो पहला प्रश्न लिखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला प्रश्न है ये, संख्याओं पर आधारित। लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन असत्य है? लिखिए, पहला कथन लिखिए। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है। लिखिए पहला कथन, लिखेंगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। दूसरा लिखिए, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तीसरा लिखिए, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। चौथा लिखेंगे, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। चलो बताओ कौन सा कथन असत्य है? फोर्थ, वेरी गुड, बढ़िया। बाकी लोग बनाइए, कारण के साथ बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रमीला, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे ही एग्जाम में देखने को। फर्स्ट कैसे असत्य है? नेहा, रेशमी, फोर्थ आएगा। फोर्थ आ रहा है? बताइए। ये पूरा याद करा चुका हूं संख्याओं को, अब आपको पलटाने की आवश्यकता नहीं है पेज को। चंद्रा, थर्ड कैसे होगा? सोचो। धनेश्वरी, हंसला, ठीक, हंसलाल, ठीक है। चंद्रा, 3 कैसे होगा? सोचो। 3 हो रहा है क्या आप लोग का भी? 3 असत्य है। असत्य पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है? बताओ यार। फोर्थ आएगा? इधर सामने आप तीनों का क्या रहा है? फोर्थ आ रहा है आपका? कल नहीं आए थे क्या? क्या रहा है यार? फोर्थ लग रहा है कि है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं क्या? बिल्कुल होती है ना। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण। आपने देखा है ना, ये देखो कल बताया भी था, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण। कैसे बताओगे? ये देख पा रहे हैं आप, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब क्या होती हैं? पूर्ण। ये देखो, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण के अंतर्गत आती है, मतलब सारी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण में बोल सकता हूं। ये पहला स्टेटमेंट था। सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण। बिल्कुल है। सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती हैं, यह समझाया था। सारी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण के अंतर्गत आती हैं? आती हैं। मतलब पहला कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कथन मैंने क्या बोला है? सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय। बिल्कुल होती है। सारी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय। ये देखो यार, परिमेय संख्या के ही तो प्रकार हैं ये सब। सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या होगी? परिमेय। सारी पूर्ण संख्या क्या होगी? परिमेय। सारी पूर्णांक संख्या क्या होगी? परिमेय। सेकंड वाला भी सत्य है। थर्ड कथन क्या है बताइए? बिल्कुल है। काल्पनिक को छोड़कर सब वास्तविक हैं। काल्पनिक को छोड़कर सब वास्तविक हैं। ये देखिए, सारी परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक। सारी परिमेय संख्या किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक। लेकिन चौथा वाला उल्टा है, जो कि गलत है। क्या सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं क्या? नहीं, अपरिमेय भी तो होती हैं। क्या सारी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय होती हैं? नहीं होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं।
समझ आ रहा है? नीचे वाला अपने ऊपर वाले का पार्ट है, लेकिन ऊपर वाला अपने नीचे वाले का पूरा पूरा पार्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, नीचे वाला अपने ऊपर वाले का पूरा पूरा पार्ट है। मतलब सम संख्या सारी की सारी क्या है? प्राकृत। विषम संख्या सारी की सारी क्या है? प्राकृत। सारी प्राकृत संख्या क्या है? परिमेय। सारी पूर्ण संख्या परिमेय। सारी पूर्णांक संख्या परिमेय। सारी परिमेय संख्या वास्तविक। लेकिन क्या सारी वास्तविक संख्या केवल परिमेय है? नहीं है। वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। जैसे वर्गमूल 2, ये क्या है? वास्तविक है, लेकिन परिमेय है क्या? नहीं है, ये तो अपरिमेय है। 2 क्या है? वास्तविक, परिमेय है। तो वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, इसीलिए चौथा क्या हो जाएगा? गलत। समझ आया? थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में जो डाउट था, क्लियर हुआ सभी को? चलो ठीक। तो चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, जो कि गलत है। कथन असत्य है, लेकिन आपसे पूछा क्या था? असत्य, इसीलिए चौथा वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। चलो, वर्गमूल 3 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? सिंपल सा प्रश्न है। वर्गमूल 3 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? वर्गमूल 2 लिख लीजिए, 2 3 एक ही है। वर्गमूल 2 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? वर्गमूल 3 भी लिखेंगे तो भी एक ही बात है। वर्गमूल 2 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। बता पाएंगे ये तो आसानी से? क्या हो जाएगी ये? अपरिमेय। तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो प्रॉपर क्वेश्चन वाइज भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, जिससे दिक्कत ना हो। अपरिमेय हो जाएगा। वर्गमूल 4 क्या होता? परिमेय। वर्गमूल 4 क्या होता? परिमेय होता, क्योंकि वर्गमूल 4 का मान होता है 2। ध्यान रखिएगा। पाई क्या होगा? पाई भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक, बन जाएगा यहां तक। चलिए, अब दशमलव वाली संख्याओं को समझते हैं। तो जो कल नहीं आए थे वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड देख लीजिए, रिकॉर्डेड की सुविधा है। तो एक ही 2 क्लास हुई है, कल क्लास हुई थी और परसों हुई थी। परसों तो मैंने सिलेबस बताया था पूरा, मैथ्स को लेकर और रीजनिंग को लेकर क्या क्या कवर करना है आपको एसआई मेंस में। कल क्लास लिया था, जो इसका ओवरव्यू शुरू में दिया था मैं, और आज की क्लास है ये। जो आज पहली क्लास अटेंड किए हैं वो कल का रिकॉर्डिंग कम से कम देख लीजिए। चलिए, अब देखते हैं दशमलव में निरूपण करेंगे परिमेय संख्या का। परिमेय अपरिमेय दोनों को ही बोल सकते हैं, लेकिन मैं परिमेय संख्या लिख रहा हूं। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगी इनमें। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। अभाज्य संख्या कैसे पहचानना है, उसका नियम बचा है, वो समझाऊंगा। उस पे भी कुछ प्रश्न आएंगे फिर। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, पहचानने को देगा आपको। अब देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करेंगे तो ये 2 पार्ट में टूटता है। एक होता है शांत दशमलव, शांत, या इसी को बोलते हैं परिमित। परिमित शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसी को बोलते हैं परिमित शांत दशमलव। और दूसरा होता है अशांत या अपरिमित, अशांत या अपरिमित, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करेंगे तो 2 पार्ट में टूटेगा। एक होगा शांत मतलब परिमित, और अशांत मतलब अपरिमित, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो दशमलव में संख्याएं अगर देखेंगे तो 2 पार्ट में टूटेंगी, शांत और अशांत। अशांत वाला 2 पार्ट में टूटता है।
एक होता है आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव। एक होता है अनावर्ती, या इसी को बोलते हैं गैर आवर्ती, इसी को बोलते हैं गैर आवर्ती अशांत दशमलव। तो शांत मतलब परिमित, अशांत मतलब अपरिमित। अशांत में ही दो टाइप के अशांत, आवर्ती अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती को ही बोलते हैं गैर आवर्ती। तो शांत केवल एक ही प्रकार का है जो कि शांत है, अशांत दो प्रकार का है, आवर्ती और अनावर्ती। दशमलव वाली संख्याएं के प्रकार हैं ये, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनके प्रकार आपको बता रहा हूं मैं। हो गया, यहां तक लिख लिए? सुने होंगे रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग, इंग्लिश में बोलते हैं आवर्ती और अनावर्ती को। चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आसानी से। ये दशमलव की कोई संख्या है 2.5, दशमलव की संख्या है। क्या ये प्राकृत है? नहीं है। पूर्ण है? नहीं है। पूर्णांक है? नहीं है। परिमेय भी नहीं बोलेंगे इसको आप। किसमें आएगी ये? दशमलव वाली संख्याएं में आएंगी। इस प्रकार की संख्याएं जो हैं ये दशमलव वाली संख्याओं में शामिल होगी। और एग्जांपल लेता हूं, देखो मैं, ये भी तो आपकी दशमलव वाली संख्या है, इसको छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूं किसकी? दशमलव वाली संख्या की। तो ये दशमलव वाली संख्या है, ये भी क्या है? दशमलव वाली संख्या। ये देखो, ये भी क्या है? दशमलव वाली संख्या। ये तीनों ही क्या है? दशमलव वाली संख्या है। अब किसको मैं क्या बोलूंगा समझना, जब दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाएगी, सीमित है, शांत है, तो उसको क्या बोलूंगा? शांत। शांत का मतलब शांत हो गया है वो। दशमलव के बाद सीमित है संख्याएं, जैसे 2.5 क्या है? शांत दशमलव में आ जाएगा ये। दशमलव के बाद संख्या खत्म हो गई, सीमित है, इसको बोलूंगा मैं शांत दशमलव। इसको मैं क्या बोल दूंगा? शांत दशमलव। ये हो गई शांत दशमलव। दशमलव के बाद संख्या सीमित है, खत्म हो गई, शांत। दशमलव के बाद संख्या खत्म ही नहीं हो रही है, चलते रह रही है, चलते रह रही है, जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसी भी संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद चलते रहेंगी, चलते रहेंगी, जो कभी खत्म ही नहीं होंगी, उनको मैं क्या बोलूंगा? अशांत। दोनों ही क्या है? अशांत है। तो शांत और अशांत का मतलब आप समझ गए हैं। दशमलव के बाद संख्या सीमित है मतलब शांत, चलते रह रही है, कभी खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब क्या है? अशांत। तो शांत और अशांत का मतलब आपको समझ में आ गया है। शांत मतलब दशमलव के बाद शांत हो गया, अशांत मतलब वो चलता रह रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप? अशांत। अब अशांत में दो टाइप के अशांत बोला मैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होगा? दशमलव के बाद किसी संख्या का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? दशमलव के बाद खत्म नहीं होगा मतलब अशांत। लेकिन अशांत में दो टाइप का, जब दशमलव के बाद किसी संख्या का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको बोलेंगे आप क्या? आवर्ती अशांत। और रिपीटेशन नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे आप? गैर आवर्ती या अनावर्ती अशांत। ये समझना है आपको। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आवर्ती प्रकार का अशांत है, और इसको मैं क्या बोलूंगा? अनावर्ती प्रकार का अशांत है। ये देखो, अनावर्ती मतलब गैरावर्ती। समझ आ गया? अब ऐसा नहीं कि दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा। एक बात समझो, ये भी दशमलव के बाद तुरंत रिपीटेशन चालू हो ये जरूरी नहीं है। जैसे 2.3333, ये तो ठीक है, आवर्ती अशांत। ऐसा भी हो सकता है, देखो 5.146464646, ये देखो, ऐसा नहीं कि तुरंत रिपीटेशन चालू हो गया, एक आया उसके बाद 4-6 तो ऐसा नहीं कि तुरंत रिपीटेशन चालू हो जाएगा। हो सकता है एक आया उसके बाद 2 अंकों का रिपीटेशन चालू हो गया। ये देखो, ऐसा भी हो सकता है 0.251, ये भी क्या है? आवर्ती अशांत है।
और ऐसा नहीं कि एक ही अंक का रिपीटेशन होगा, 2 अंकों का रिपीटेशन हो सकता है, 3 अंकों का रिपीटेशन हो सकता है। रिपीटेशन होना चाहिए बस दशमलव के बाद, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको बोलेंगे अशांत। और अशांत में कौन सा? आवर्ती अशांत। समझ पा रहे हैं? ये देखिए ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.53 मान लो यहां पे 4 5 4 5 4 5 4 5, ये भी क्या है? अशांत। और यहां पे आप देख पा रहे हैं 4 5 4 5 4 5। रिपीटेशन 1 अंक का हो सकता है, 2 अंकों का हो सकता है, 3 अंकों का हो सकता है, 4 अंकों का हो सकता है। ये सब किस में आ जाएंगे? आवर्ती अशांत। ये देखिए 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, इसको भी क्या बोलेंगे आप? आवर्ती अशांत। आगे जाके पढ़ाऊंगा आवर्ती अशांत को लिखने का तरीका क्या होता है। तो आप जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। या आपने पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा। जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती है, 3 रिपीट हुआ, 3 के ऊपर बार। यहां पे क्या रिपीट हो रहा है? 2 5 1, तो 2 5 1 के ऊपर बार। यहां पे क्या रिपीट हो रहा है? 4 5, तो 4 5 के ऊपर बार। यहां पे क्या रिपीट हो रहा है? 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 के ऊपर बार। तो बार वाली संख्याएं अगर आई और आपसे पूछा ये कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे आवर्ती अशांत है। क्योंकि बार लिखा होने का मतलब होता है 3 रिपीट हो रहा है, 4 6 रिपीट हो रहा है, 2 5 1 2 5 1 रिपीट हो रहा है, 4 5 रिपीट हो रहा है, 3 1 2 4 3 1 2 4 रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं आप अशांत में कौन सा? आवर्ती। बहुत आसान है क्लासिफिकेशन, आसानी से पहचान लेंगे। कोई भी संख्या दूंगा आप बता देंगे कौन सी है, दशमलव में कौन सी है। तो दशमलव में या तो होगी वो शांत या तो होगी वो अशांत। शांत तो आपको समझ आ जाएगा, खत्म हो गया दशमलव के बाद। 2.5 क्या है? शांत। 3.2 क्या है? शांत। 3.14 क्या है? शांत। 3.14 केवल इतना बोलूंगा तो क्या है ये? शांत। 6.25 क्या है? शांत। अशांत मतलब खत्म ही नहीं होगी, चलते रहेगी। अशांत में 2 टाइप का अशांत, एक तो आप देख सकते हैं आवर्ती, मतलब दशमलव के बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा। वो रिपीटेशन 1 अंक का हो सकता है, 2 अंक का हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है, 4 अंक का हो सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है। 2.3 का बार, 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार। 4 6 रिपीट हो रहा है, 4 6 के ऊपर बार। 2 5 1 रिपीट हो रहा है, 2 5 1 के ऊपर बार। 4 5 रिपीट हो रहा है, 4 5 के ऊपर बार। 3 1 2 4 रिपीट हो रहा है, 3 1 2 4 के ऊपर बार। बन जाएगा। इसको बोलेंगे आप आवर्ती अशांत। अब गैर आवर्ती या अनावर्ती में ध्यान रखना क्या आएगा? देखो वर्गमूल 2 आ जाएगा इसमें। समझ आ रहा है? वर्गमूल 2 दशमलव में कौन सा है? गैर आवर्ती अशांत। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2, जब आप 2 का वर्गमूल निकालेंगे, आगे जाके पढ़ाऊंगा, इस प्रकार से निकलता है 2 का वर्गमूल भाग विधि से। बचपन में पढ़े होगे आप भाग विधि, वर्गमूल निकालने का इस प्रकार का भाग विधि होता है। तो 2 के आगे क्या करेंगे? 6 ठो जीरो लगा देंगे। ऐसा पेयर बनाते हैं, याद है? दशमलव के आजू बाजू से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर यहां पे ऐसा करते हैं 1 1 कम 1। सिखाऊंगा, ये भाग विधि होता है वर्गमूल निकालने का। तो जब वर्गमूल 2 आप निकालेंगे कितना आता है? तो ये कितना आता है पता है? 1.4142 1 3 5 6 चलते रहता है, ये खत्म ही नहीं होता। ये तो खत्म नहीं हो रहा है तो कौन सा है? अशांत। अशांत में कौन सा? गैर आवर्ती या अनावर्ती। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो वर्गमूल 2 कौन सा दशमलव है? गैर आवर्ती अशांत। समझ आ रहा है? वर्गमूल 3 भी क्या है? गैर आवर्ती अशांत। वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, इन सब के वर्गमूल आप निकालोगे तो ये आपको मिलेंगे अशांत। और अशांत में कौन सा? गैर आवर्ती या अनावर्ती। पाई का वैल्यू निकाल के देखना। पाई का वैल्यू आप बोलोगे 3.14, इसके आगे बहुत कुछ निकलता है, खत्म ही नहीं होता ये भी। समझ आ रहा है? तो ये संख्याएं अपरिमेय हैं। अगर ऑप्शन में अपरिमेय है तो अपरिमेय टिक करना है, और दशमलव वाले ऑप्शंस हैं तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? अशांत में कौन सा? गैर आवर्ती या अनावर्ती। समझ आ रहा है? यह सब पूछ सकता है आपसे। तो वर्गमूल 2 का मान निकालना सिखाऊंगा मैं। वर्गमूल 2 का मान कैसे निकालेंगे, वर्गमूल 3 का मान कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से भाग विधि से निकालते हैं। इसके आगे 3 ठो पेयर बना लेंगे 0 0 का। उसके बाद भाग विधि का यूज करके वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल निकलेगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, 1.732 आगे भी आता है।
आप रटे होते हैं 1.4142 लेकिन आगे भी आता है। आप रटे होते हैं 1.732 लेकिन आगे भी आता है। आप रटे होते हैं 3.14 लेकिन आगे भी आता है। तो अगर ऑप्शन में आया कि वर्गमूल 2 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं, तो अशांत में कौन सा अनावर्ती या अपरिमित अनावर्ती ऐसा भी बोलता है। अशांत को ही क्या नाम देते हैं आप? अपरिमित। पहचान लेंगे अब। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है ना। 7 से भाग दे के देखना 22 को, खत्म ही नहीं होगा कभी। 7 त्रिका 21, ये देखो कितना आया 1 दशमलव का 0। 7 एकम कितना आया 7, 7 चौको 28, कितना आया 2, 7 दूनी 14, कितना आया 6, ये देखो 7 अट्ठे 56, खत्म ही नहीं होगा। आप करके देख लो पूरा, ये दशमलव का 0, 7 पच्चे 35, ये खत्म ही नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो पाई का वैल्यू जो निकलता है वो आप याद करते हैं ना 3.14, लेकिन आगे खत्म ही नहीं होता ये। वो तो आप याद कर लेते हैं दशमलव के बाद 2 अंक तक 3.14 होता है, लेकिन 22/7 एक्चुअल में कभी खत्म ही नहीं होता है। तो दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है मतलब अशांत है, और रिपीटेशन अगर है तो आवर्ती, रिपीटेशन नहीं है तो गैर आवर्ती या अनावर्ती बन जाएगा। और शांत का तो कुछ दिक्कत होगा नहीं आपको। एग्जाम्पल लिख लीजिए पूरे, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रैक्टिस शीट मिलेगा तो ये प्रश्न रहेंगे संख्याओं पर आधारित। नोट्स बनाइए, ये बुक वगैरह में नहीं मिलेगा प्रॉपर इस प्रकार से लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। खोज खाज के पढ़ना पड़ता है बहुत, तो बुक में इस प्रकार से लिखा नहीं रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो गैर आवर्ती या अनावर्ती अशांत में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 4 नहीं आएगा। वर्गमूल 4 का मान क्या होता है? 2। ये तो शांत हो गया। दशमलव में देखा जाए तो वर्गमूल 4 मतलब 2 होता है, तो वो तो शांति में आएगा, शांत में तो आ ही नहीं सकता वो। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, जो अपरिमेय संख्या पढ़े हो ना सब, वो सब अपरिमेय संख्या। कौन सी? अशांत, और इसमें कौन सा? गैर आवर्ती। जो भी अपरिमेय संख्या पढ़े हो, वर्गमूल 2 का आपने क्या पढ़ा था? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या दशमलव में कहां पे बैठती हैं? अशांत में, अनावर्ती में बैठती है। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या जो मैक्सिमम पढ़े हैं आप, मैक्सिमम अपरिमेय संख्या कहां पे फिट होंगी? दशमलव वाले में अशांत में फिट होंगी, और अशांत में कहां पे? अनावर्ती में फिट होंगी। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। और ये बार वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे जाके पढ़ेंगे। P/Q के रूप में कन्वर्ट करो, जैसे बोल देगा 0.251, इसको P/Q के रूप में क्या लिखेंगे बताइए? पता है किसी को? 0.251, 251 के ऊपर बार है, इसको P/Q के रूप में क्या लिखेंगे आप? 251/999, 251/999। देखेंगे, उसको छोड़ो, दिमाग मत लगाओ, यहां तक बन जाएगा। एक बार देख लीजिए, कितना उबासी आता है यार। उबासी वगैरह मत लीजिएगा क्लास में यार। वर्कआउट करके आए रहते हैं बहुत सारे लोग, फिजिकल का तैयारी भी कर रहे हैं, फिर कोचिंग भी करने आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप आराम से बैठे उबासी ले रहे हो। वो आपकी जिम्मेदारी है, आप फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, करिए। फीस के लिए बात कर लीजिएगा, ऑनलाइन में क्या करना है आप लोग को। ये लास्ट था डेमो का क्लास, आज 3rd क्लास, तो फीस का जो भी है स्ट्रक्चर बात कर लीजिएगा आप लोग। क्लासेस आपको बढ़िया ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास में। आपको बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना है। मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं इसका गारंटी ले रहा हूं। आप आइए, रेगुलर नोट्स बनाइए, आपको सारा कुछ प्रॉपर ऐसा लिखा मिलेगा। ऐसा नहीं कि डेमो था इसलिए ऐसा पढ़ाया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि डेमो था 3 दिन का इसीलिए ऐसा पढ़ाया हूं, प्रॉपर नोट्स लिखवा रहा हूं। मेरा आप नोट्स देखेंगे तो प्रॉपर ऐसी फॉर्मेट में नोट्स रहता है, क्वेश्चन साथ साथ रहेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगा आपको, और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है और नोट्स आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। खत्म हो जाए बस, 2, 3, 4 तक हो सकता है। जनरली आपसे पूछेगा 2, 3, 4 तक ही पूछेगा। जैसे 5/2, आप 2 से 5 को भाग दे रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आने का मतलब खत्म हो गया। अब यहां पे आपने देखा शेषफल 0 कहीं मिल ही नहीं रहा है, चलते रह रहा है वो। जनरली आपसे पूछेगा प्रश्न तो इन संख्याओं को लेके पूछेगा जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5।
बन जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 3 दिन का डेमो था तो 3 दिन हो गए हैं। आप लोग बात कर लीजिए एडमिशन के लिए। ऑनलाइन वाले जो हैं वो बात कर लीजिए, फोन कर लीजिए आप लोग, जो नंबर आपको दिया गया है, और आप लोग अभी बात कर लीजिए क्या है प्रोसीजर एडमिशन का, जो भी है जैसा भी है। क्लासेस आपको अच्छी ही मिलेंगी, क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। और 4 क्लासेस देखते हैं, शेड्यूल कर देंगे जल्दी आप लोग की। एक इंग्लिश की क्लास भी आप लोग की शेड्यूल कर देंगे जल्दी। इंग्लिश का भी वेटेज अच्छा है, 75 नंबर का है, और इंग्लिश को लेकर थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो मैथ्स चल ही रहा है आपका। संडे को रीजनिंग लगेगा अगले संडे से। अगले संडे से 2-2.5 घंटे का मैथ्स का क्लास 1 ही घंटे चलेगा यार, 2 घंटे कर देंगे, लेंदी हो जाएगा क्लास। चिंता मत करिए, आप लोग का रीजनिंग का क्लास संडे को 2-2.5 घंटे का लगाएंगे। मैं ही पढ़ाऊंगा रीजनिंग, हर संडे को 2 से 2.5 घंटे का रीजनिंग का क्लास होगा। दिक्कत है क्या उसमें? देखते हैं, चलिए उसको वो सबसे बातचीत करके ही करेंगे जैसा होगा। जिनको आते बनेगा वो आ जाएगा, जिनको नहीं आते बनेगा वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। लाइव भी चलेगा, आप ऑफिस में बैठ के भी देख सकते हैं अगर परमिशन होगा तो। है क्या सरकारी नौकरी में सब परमिशन है क्या? ठीक, तो अगर फोर्थ नहीं कर पाएंगे तो लाइव देख लीजिए बैठ के ऑफिस में, रिकॉर्डेड भी रहेगा। हर क्लास का रिकॉर्डेड मिल रहा है, रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। तो एडमिशन ले लीजिए, आप लोग बातचीत कर लीजिए, जो भी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्लास में। कहीं पे नहीं आ पाएंगे तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं घर में। लेकिन कोशिश करेंगे, अगर ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हैं तो ऑफलाइन आइए आप लोग, ऐसा नहीं कि आप तो घर में बैठ के देखना है इसको लाइव। अगर ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हैं तो ऑफलाइन आने का कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ऑनलाइन आप डेली घर में लाइव देखेंगे। आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे कि रिकॉर्डेड देखने बैठ गए हैं। फिर होता क्या है, शुरू में लाइव देखते हैं, उसके बाद वीडियोस मिलने लगते हैं तो रिकॉर्डेड देखते हैं। फिर तो रिकॉर्डेड में वो एक्यूरेसी आपकी नहीं अच्छी आएगी। रिकॉर्डेड वो लेटे रहेंगे, फोन चलते रहेगा। लाइव में आप साथ साथ में कैलकुलेशन करेंगे, तो रिकॉर्डेड में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो लाइव क्लास अटेंड करने में रिजल्ट मिलता है, रिकॉर्डेड में रिजल्ट नहीं मिलता है वो। तो क्लासेस आइए, रेगुलर नोट्स बनाइए हर विषय का। एक क्लास और लगा देंगे, मैथ्स आपका चल ही रहा है। रीजनिंग का कोशिश रख अगले संडे से रहेगा कि 2 से 2.5 घंटे का हर संडे को क्लास हो जाए। तो 1 महीने में अगले संडे से, ये संडे के बाद जो अगला संडे आएगा, तो 1 महीना में लगभग 10 घंटा आपका रीजनिंग हो जाएगा। 2.5 घंटे का भी रीजनिंग, 2-2 घंटे का रीजनिंग लूंगा तो 1 महीना में लगभग 10 घंटे का रीजनिंग का क्लास हो जाएगा। हाँ, संडे को 2 घंटे 2.5 घंटे का रीजनिंग का क्लास लूंगा संडे को। बाकी के 6 दिन मैथ्स चलेगा मेरा, अपना बता रहा हूं मैं। संडे को 2 से 2.5 घंटे रीजनिंग का होगा, जिससे साइड में रीजनिंग भी पूरा होते रहेगा आपका, अदर नहीं लगेगा संडे को। और पढ़ना है, किसी और फैकल्टी को लेना है तो ले सकते हैं, वो किसी और फैकल्टी को लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूं कि संडे को 2 से 2.5 घंटे का रीजनिंग का क्लास आपका लूंगा मैं। चलिए, तो कल देखते हैं इसके आगे पढ़ के आएंगे। जहां तक पढ़ा दिया हूं इस पे कुछ प्रश्न पहले देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए, कल देखते हैं इसके आगे का।